हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल बुक एनालिस्ट। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर 2 एनालिसिस करेंगे। अगर चैप्टर 1 आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी या मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। चैप्टर 2 के एनालिसिस से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। चैप्टर 2 का जो मेन टाइटल है वो है डिज़ायर। आपकी चाहत कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है। इंसान को कोई भी चाहत हो सकती है, वेल्थ की चाहत हो सकती है, बिजनेस एम्पायर की चाहत हो सकती है, कोई भी चाहत हो सकती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में एडविन और थॉमस एडिसन की स्टोरी सुनी, लेकिन हमने एडविन की चाहत को नहीं देखा। जब उसे फर्स्ट थॉट आया कि वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, तब वो एक विश थी और तब एक आइडिया था, लेकिन उसने उस आइडिया और विश को अपनी चाहत में बदल दिया, अपनी बर्निंग डिज़ायर में बदल दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब वो 1 साल के बाद में थॉमस एडिसन की लैबोरेटरी में आता है और कहता है कि मुझे बिजनेस पार्टनर बनना है और थॉमस एडिसन उसे क्लर्क की नौकरी दे देता है, तब उसके दिमाग में ये ख्याल आया नहीं मैं 6 महीने ये काम करूँगा और फिर नहीं हुआ तो मैं वापस लौट जाऊँगा, नहीं तो मैं दूसरा जॉब ढूंढ लूँगा और दूसरा अच्छा जॉब कर लूँगा और 6 महीने तक मैं वेट करूँगा। ये उसने कभी भी नहीं सोचा, बल्कि वो 5 साल तक यही सोचता रहा कि मैं थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर हूँ। यही वो सोचता रहा, 5 साल तक सोचता रहा और 5 साल तक अपनी चाहत को बर्निंग डिज़ायर बनाते रहा, अपनी चाहत को मजबूत करते रहा। स्लोली मजबूत करते करते आखिरकार उसकी चाहत रियलिटी में बदल गई और वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया और सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर बन गया। आपको मैं और एक स्टोरी समझाता हूँ, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। और एक स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत फेमस स्टोरी है। आपने स्टोरी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर उनका नाम नहीं सुना होगा। जब तारिक इब्न ज़ियाद, वो जो मेन कैरेक्टर है तारिक इब्न ज़ियाद, स्पेन पे हमला करना चाहते थे। वो समुद्री रास्ता है, अगर आप मैप देखेंगे तो पता चल जाएगा समुद्री रास्ता है। तो अपनी शिप्स को उस पार ले जाके स्पेन की आर्मी में हमला करना चाहते थे, लेकिन स्पेन की आर्मी बहुत बड़ी थी और इनकी आर्मी बहुत छोटी। तो उनको समुद्री रास्ता पार करके उन्होंने स्पेन के अंदर लैंडिंग की और जंग की तैयारी की शुरुआत की। उनकी आर्मी छोटी हो रही के कारण उनकी आर्मी में खौफ था कि वो बच नहीं पाएंगे, वो हार जाएंगे। तब तारिक इब्न ज़ियाद ने पूरे बोट्स को एक तरफ कलेक्ट किया और पूरे सोल्जर्स को एक तरफ कलेक्ट किया और बोट्स को जला दिए और सोल्जर्स देखते रहे। और उनके दिमाग में ये बात समझ में आ गई, अगर हमें इधर से ज़िंदा लौटना है तो ये बैटल जीतनी पड़ेगी। और उन्होंने कल दूसरी सुबह वो बैटल जीती और फतेह पाए। तारिक इब्न ज़ियाद ने वो बोट्स को जलाने का मकसद क्या था? उन्होंने इंसानों की ब्रिज तोड़ दे। वो सोच पाते कि हम हार रहे हैं तो हम भागते भागते बोट्स के ऊपर जंप मार के यहाँ से फरार हो जाएंगे। उनके वो ब्रिज थे, हमारे भी ब्रिज रहते हैं। संदीप माहेश्वरी ने अपने बहुत से सेशंस में ये बात कही है, अगर आपके पास 1000 रीज़न्स है एक काम नहीं करने के, आप एक रीज़न ऐसा ढूंढो वो जो आप काम करना चाहते हो। एक रीज़न के लिए वो काम करो और करते रहो। ये है बर्निंग डिज़ायर। ये है अपने ब्रिजेस को तोड़ना और अपनी बर्निंग डिज़ायर को स्ट्रांग बनाना। ये है बर्निंग डिज़ायर का मतलब। अब आपने बर्निंग डिज़ायर का पूरा मतलब समझ लिया, वो क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लिया। अब ऑथर ने कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहा है और कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं। इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ वेल्थ। आप कैसे रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। आप अनपढ़ हो तो भी रिच बन सकते हैं अगर आप ये 6 स्टेप्स को फॉलो करें। ये 6 स्टेप्स है, इसके ऊपर थॉमस एडिसन ने परमानेंटली सिग्नेचर कहा और कहा है जो भी इन स्टेप्स को फॉलो करेगा वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो है, आप जितनी रकम चाहते हैं एक डिजिट बना लीजिए। आप 5 करोड़ चाहते हैं, आप 6 करोड़ चाहते हैं, आप 7 करोड़ चाहते हैं, आप 10 करोड़ चाहते हैं, आप 1000 करोड़ चाहते हैं, एक डिजिट बना लीजिए। एक डिजिट फिक्स कर लीजिए, ज़रूर डिजिट फिक्स कर लीजिए। मुझे रिच बनना है ये नहीं, आप कितना रिच बनना चाहते हैं एक डिजिट फिक्स कर लीजिए।
और दूसरा स्टेप है आप इसके बदले इस मदर अर्थ को क्या देंगे, इस नेचर को क्या देंगे, इंसानों की कैसी मदद करेंगे, ह्यूमैनिटी की कैसी मदद करेंगे, वो भी लिख लीजिए। और इसके बाद में आप कितने समय के अंदर ये वेल्थ चाहते हैं। मैं 1 साल के बाद में 5 करोड़ चाहता हूँ, 1 साल के बाद में 6 करोड़ चाहता हूँ, 1 साल के बाद में 1000 करोड़ चाहता हूँ। ये आप डेट फिक्स कर लीजिए। और उस 4th स्टेप है आप उसके लिए प्लान कीजिए, एक्शन की लीजिए, एक पूरा प्लान बनाइए कि आप कैसे वो वेल्थ को पाने की कोशिश करेंगे। एक पूरा प्लान बनाइए। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कौन सा भी कोर्स ले सकते हैं, आप जॉब करते करते बिजनेस खोल सकते हैं। आप ऐसा प्लान बना लीजिए। आप रेडी हो या ना रेडी हो, उस प्लान को एक्शन में डालिए, उस प्लान को एक्शन में डालिए। उसके बाद एक नोटबुक लीजिए और इन चारों स्टेप्स को उस नोटबुक में लिखिए। आप कितनी अमाउंट पाना चाहते हैं, कितने समय में पाना चाहते हैं, इसके बदले आप क्या क्या देंगे, और इसके बाद इसके लिए आप क्या क्या देंगे, मिले के बाद में क्या क्या देंगे, और इसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना लीजिए। और 6th जो स्टेप्स है, आपको सुबह उठते ही और रात को सोते समय ये 2 बार कहना है कि मैं इतने समय में इतना कमाना चाहता हूँ, और इसके बदले जब मैं कमा दूंगा इसके बदले मैं ये हेल्प करूँगा, दुनिया को ऐसे हेल्प करूँगा। सुबह उठते ही, रात को सोते समय 5 मिनट, ये आपको रोज करना है, रोज रोज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको जो डिजिट है वो दिमाग में फिक्स करनी है। आपको 6 करोड़ चाहिए, आपको 7 करोड़ चाहिए। दूसरा है आप इसके बदले क्या दोगे, और तीसरा है कितने समय में आप पाना चाहते हैं, और चौथा है एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, आप कैसे पाना चाहते हैं पूरा प्लान बना लीजिए। और आप ये नोटबुक में लिखिए और रोज एफर्मेशन कर सकते हैं, रोज लिख सकते हैं 3 टाइम। और इसके बाद में 6th स्टेप है, सुबह 2 टाइम आपको रोज चिल्ला के कहना है, या आप सूरज के सामने बाहें फैला के, शाहरुख खान सर का, या आप इमेजिन कर सकते हैं और जोर से बोल सकते हैं, मैं इतने समय में ये वेल्थ पा चुका हूँ, पाना नहीं चाहता हूँ, पा चुका हूँ, आपको कहना है। और आपको इमेजिनेशन करना है, पूरे दिन इमेजिनेशन करें, मेरे पास इतनी वेल्थ आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। ये फेथ आपके पास होना चाहिए। आप रोज इमेजिनेशन दोगे, और जितने महीने तक इमेजिनेशन दोगे, जितने वक्त तक आप इमेजिनेशन दोगे, ये ज़रूर रियलिटी में आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज मेथड है। आपको कौन सा भी प्रैक्टिकल फॉर्मूला मिलता है ना, कि फिजिक्स में अगर ये यूज़ करें तो ये कलर मिलेगा, अगर ये यूज़ करें तो ये आंसर मिलेगा, ये रिच होने का फॉर्मूला है। और इसको थॉमस एडिसन ने सिग्नेचर करके दिया है, जो भी इसे फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल होगा। और बहुत से बिजनेसमैनों ने, अनपढ़ लोगों ने इसे फॉलो करके रिच बने हैं। तो आप भी इस फॉर्मूला को फॉलो करके ज़रूर रिच बनिए। और जो बनना चाहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मूला के बारे में लिखिए, और कैसा इफेक्ट हो अपने लाइफ में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आपने पूरा फॉर्मूला देखा, बर्निंग डिज़ायर के क्या इस्तेमाल है, क्यों ज़रूरी है लाइफ में, ये आपने सब देखा। और दोनों स्टोरीज़ भी सुनी जो वेरी मोटिवेटेड स्टोरीज़ हैं। अब हम ऑथर की रियल लाइफ स्टोरी सुनेंगे, उसके बच्चे के साथ उसने क्या किया वो स्टोरी सुनेंगे। जब उसका दूसरा बेटा पैदा होता है तो वो पैदाइशी डेफ पैदा होता है, वो सुन नहीं पाएगा ज़िंदगी भर, ये डॉक्टर उसे कहता है। लेकिन ऑथर कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा कभी भी नहीं सुन पाएगा। वो ये सोचता है वो ज़रूर सुन पाएगा, और उसके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर मैं पैदा करूँगा, ये वो उसकी थिंकिंग होती है। लेकिन उसके दिमाग में कभी भी ये थॉट रहता है, जो भी हमें लिमिटेशन क्रिएट करते हैं वो अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, अगर हम उसे पार कर लें तो कुछ भी हासिल हो सकता है। तो लेकिन ये बच्चा के दिमाग में तो कोई लिमिटेशन नहीं है, नॉर्मली पैदा हुआ, ये मदर नेचर से ऐसा गिफ्ट है, तो हम इसे कैसा चेंज कर पाए। तो वो हर रोज़ एक कहानी उसके कान में सुनाता था, वो सुन पाए या ना सुन पाए, लेकिन हर रोज़ ये कहानी सुनाता था कि वो इम्प्लीमेंट करता था उसके दिमाग में कि वो बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करे, सुनने की बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करे, कि वो नॉर्मल बच्चों सर का सुन पाए, ऐसी डिज़ाइन क्रिएट करे। तो लेकिन हम ज़िंदगी में देखते हैं बहुत हैंडीकैप लोगों को बहुत ये होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, कोई सुन नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता ज़िंदगी में। तो ऑथर के साथ भी यही केस था, लेकिन ऑथर ने अपने बच्चे को डिफरेंटली नहीं ट्रीट किया और स्ट्रॉन्ग ट्रीट किया। जैसे बच्चा बढ़ते गया, थोड़े साइंस दिखाई उसने कि मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ऐसे उसने साइंस दिखाई।
जब उसके साइंस उसने देखे तो ऑथर बहुत खुश हुआ। ऑथर बहुत खुश होने के कारण उसने ये बताया कि तुम एक बेनिफिट हो दुनिया के लिए। उसने ये कहा, वो हैंडीकैप होने के कारण भी ऑथर ने उसे ये कहा तुम बेनिफिट हो। क्यों? टीचर तुम्हारे पर ज़्यादा ध्यान देगी, तुम्हारे पर लोग बहुत काइंडली देखेंगे और तुम्हें बहुत प्यार देंगे और तुम्हें बहुत यही करेंगे कि तुम मासूम हो, तुम ये हो, तो तुम्हें बहुत अफेक्शन मिलेगा। तो उसने हैंडीकैप को एक प्रॉफिट के हिसाब से उसे बच्चे को बताया, ना कि नुकसान के हिसाब से। तुम्हारे पास ये है प्रॉफिट है लेकिन दूसरों के पास नहीं। लेकिन एक टाइम क्या हुआ, वो बच्चा बिजनेस करना चाहता था। छोटा बच्चा है लेकिन 4 साल का बच्चा है, 4 साल का नहीं है, 7-8 साल का भी कह सकते हैं, 7-8 साल का बच्चा है कि वो बिज़नेस करना चाहता है। लेकिन उसकी माँ उसे वो कौन सा बिज़नेस करना चाहता है, वो न्यूज़पेपर का बिज़नेस करना चाहता है। लेकिन उसकी माँ उसे छोड़ती नहीं है, कहती है कोई तरह गलत इस्तेमाल कर लेगा, तुझे कोई ये करेगा, गाड़ी आ जाएगी बीच में, इतना बहुत बड़ा रिस्क है, उसे जाने नहीं देती है। लेकिन वो बच्चा, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग रहती है वो बच्चे की, तो वो बच्चा खिड़की से जंप मार के, जब कोई घर में नहीं हो, खिड़की से जंप मार के नेबर के पास ही 6 रुपये लेता है और 6 रुपये लेके न्यूज़पेपर खरीदता है और बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, फिर खरीदता है, फिर बेचता है, और दिन के आखिर में 46 रुपीज़ कमाता है। 6 रुपये वो नेबर को लौटा के 40 रुपीज़ अपनी मुट्ठी में बंद करता है और बंद करके सोता है। जब माँ आती है और उसकी मुट्ठी खोलती है और पैसे देखती है, बहुत रोती है। लेकिन ऑथर उधर बैठ के हंसते रहता है। क्यों? उसे पता चल के उसको बच्चा कितना स्ट्रांग है और कितना उसकी बर्निंग डिज़ायर कितनी स्ट्रांग है, तब उसे ये पता चलता है। तो हम भी जब हैंडीकैप लोगों को देखें तो उनकी बर्निंग डिज़ायर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। कोई भी हो सकता है, आपकी बर्निंग डिज़ायर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आप हैंडीकैप है, इसे प्रॉफिटली यूज़ करो, आप शर्म मत करो, आप इसे प्रॉफिटली यूज़ करो, आप इसे एक प्राइड टैग बना के यूज़ करो, लेकिन आप इसे यूज़ करो। आप कभी भी ये मत करो। वो बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, क्योंकि उस ऑथर उसके दिमाग में बर्निंग डिज़ायर रोज़ क्रिएट करना चाहता है, रोज़ क्रिएट करता है, रोज़ क्रिएट करता है, रोज़ क्रिएट करता है। कॉलेज जाता है तो थोड़ा सुनता है, और एक वक्त ऐसा आता है ज़िंदगी में वो पूरा क्लियरली सुनता है। तब ऑथर उसका और उसका बेटा डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं वो क्लियरली सुन रहा है। अभी जो डॉक्टर ने कहा था वो ज़िंदगी भर नहीं सुनेगा, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर स्कैन किन करता है और कहता है यहाँ तो कोई स्कल नहीं खोला कि जो सुन पाए, क्लियरली सुन पाए, लेकिन ये फिर भी ये इंसान सुन रहा है, तो ये मिरेकल ही है। तब वो डॉक्टर ने कहा थियोरेटिकली डॉक्टर के हिसाब से ये अभी भी डेफ है, लेकिन आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है, वो बर्निंग डिज़ायर ने इसे सुनना दिया, इसे फिर से वो सुन सकता है, वो सुनने की कैपेबिलिटी उसके दिमाग में डाल दी और वो सुन पाया। ये उसकी बर्निंग डिज़ायर का मिरेकल था, ये उसकी बर्निंग डिज़ायर का मिरेकल था। यही फर्स्ट सेकेंड चैप्टर का हम कंक्लूजन कर सकते हैं, और ये लास्ट स्टोरी है सेकेंड चैप्टर की। इसके बाद में चैप्टर के अंदर कोई चैप्टर में ऑथर ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है। उसने यही समझाया है कि अपनी बर्निंग डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मजबूत कीजिए। यहीं पे हम कंक्लूजन करते हैं चैप्टर 2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, और आपको और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप में। और ये 6 स्टेप्स जो ऑथर ने दिए उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। आप मेरे चैनल पे हैं और आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।